Okay. A very good evening to everyone. गुड इवनिंग सर। आज का टॉपिक बहुत ही खास है क्योंकि अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था कुल मिलाकर 5 इनकम की हेड होती हैं। फर्स्ट आपका इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड द लास्ट वन इज अदर सोर्सेस। स्टार्टिंग की जो 4 कैटेगरी है वो तो बहुत ही सिंपल सी है, मतलब हम उसको डायरेक्टली रिलेट कर पा रहे कि भैया इनकम कहाँ से आती होगी, है ना। फर्स्ट जैसा इनकम फ्रॉम सैलरी, बहुत ही क्लियर कट एक सिचुएशन हमको दिख गई क्योंकि ये चीज को हम अपने आसपास डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं। जैसे मतलब आप कहीं भी जॉब कर रहे हो, आपको पैसे मिल रहे हैं, आपकी सैलरी इनकम आ रही है, तो हम उसको रिलेट कर पाते हैं, है ना। अब अपने आसपास के आप एग्जाम्पल को देख लो। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके कहीं पर जॉब करते हैं, कहीं सर्विस करते हैं। 1 महीने गए, एम्प्लॉयर को सर्विस दिए और उसके बाद उनको उनकी सैलरी मिलती है। तो वो जो इनकम हुई आपके पेरेंट की, या अगर आप में से बहुत सारे लोग कहीं जॉब करते हैं, तो आप भी क्या करते हो, 1 महीना कहीं पर सर्विस किए, फिर आपको सैलरी मिली, तो सैलरी इनकम आप उसको रिलेट कर पा रहे हो, क्या इनकम होगी वो। जब बात करें हम दूसरी इनकम की, दूसरी इनकम क्या होगी आपकी, इनकम फ्रॉम क्या, हाउस प्रॉपर्टी। ये हम लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं इस चैप्टर को, काफी अच्छे से हमने इसका डिस्कशन किया है। एंड थर्ड वन आपका आता है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इस चीज को भी हम अपना डे टू डे लाइफ में रिलेट कर पाते हैं। जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं, घर के आसपास जैसी नजर हमने दौड़ाई, हमको बहुत सारी दुकानें दिखी, हमको बहुत सारे ऐसे लोग दिखे जो दुकान खोल के बिजनेस कर रहे हैं। साथ ही साथ जब कभी अगर हमारी तबीयत बिगड़ गई तो हम जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर कुछ सामान नहीं बेचता, डॉक्टर सर्विस बेचता है। कुछ हमको मान लो हमारा अकाउंटिंग का काम करना है, जीएसटी का काम करना है, तो हम जाते हैं किसी प्रोफेशनल के पास, तो वो कोई सामान नहीं बेचता, वो सर्विस बेचता है। ठीक है। सिमिलरली कोई एडवोकेट हो गया, एडवोकेट भी अपनी सर्विस बेचता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम वैसे लोगों की इनकम को भी इजिली रिलेट कर पाते हैं कि वो कोई बिजनेस कर रहा है या फिर कोई प्रोफेशन कर रहा है और वहां से उसको पैसा मिल रहा है। ठीक है। तो ये कौन सा हो गया हमारा पार्ट, थर्ड पार्ट, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। फोर्थ वाला क्या था आपका, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन बहुत ही सिंपल सा है कि अगर आपने कोई कैपिटल एसेट को बेचा, उससे आपको फायदा हुआ, तो आपका कैपिटल गेन। जैसे लैंड हो गया, ज्वेलरी हो गई, कुछ पुरानी एंटीक पेंटिंग्स हो गई, है ना। तो वैसे, या आपका एक घर हो गया, आपने घर बेच दिया, तो वैसे में अगर आपको कुछ फायदा होता है तो आपका हो गया कैपिटल गेन। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आज का टॉपिक है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, लेकिन आप तो बाकी 4 सोर्सेस की ही कहानी गा रहे हो। इसीलिए गा रहा हूं कि जो इनकम बाकी के 4 हेड में नहीं जाती, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आती है। तो जिसका कोई नहीं, उसका तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है यारो। ये मैं नहीं कहता, किताबों में लिखा है यारो। वाह वाह वाह। तो हमको वही देखना है, सिंपल सी बात है, जो बाकी के 4 हेड में नहीं जा रहा है वो इनकम इसमें आएगा। जैसे कि एक एग्जांपल आपको देता हूं, आप गए केबीसी में, कौन बनेगा करोड़पति में, और वहां पर आप जीत गए 1 करोड़ रुपए। तो आप खुद सोच कर देखिए, क्या आपको जो 1 करोड़ रुपए मिले वो आपका सैलरी इनकम है? बिल्कुल नहीं। क्या वो आपका बिजनेस है? डेफिनेटली नॉट। क्या आपने कुछ जमीन या घर बेचा? बिल्कुल भी नहीं। क्या आपका घर बेचा, या सॉरी घर भाड़ा पैसा आया? वो भी नहीं। तो ये जो कौन बनेगा करोड़पति टाइप का ऐसा कुछ शो में आप गए, आपको जो पैसे मिले, ये पैसे बाकी चारों हेड में नहीं जा रहे, तो वो कौन से हो गए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। देखिए, अब यहाँ पर जब एक्ट को बनाया जा रहा था तब गवर्नमेंट को ये लगा कि भैया ये 4 सोर्स तो बहुत मतलब डेफिनेट है, हम इसको डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दीज 4 मतलब सोर्सेस ऑफ इनकम, बहुत और भी अलग अलग तरीके हैं जहां से किसी को कोई इनकम हो सकती है। तो उस केस में हम उस इनकम को कहां डालें? अब अलग अलग के लिए तो अलग अलग हम अगर हेड और बनाने गए तो हमारा इनकम टैक्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता। तो उन्होंने क्या किया, बाकी सारे को एक मिसलेनियस टॉपिक बोल के डाल दिया और उसका नाम दे दिया अदर सोर्सेस। लॉटरी लग गई, अदर सोर्सेस। आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया था किसी कंपनी में और आपको उसका डिविडेंड मिल गया, अदर सोर्सेस। आप मान लीजिए आपने घर एक भाड़ा में लिया और वो घर आपने किसी और को भाड़े पे लगा दिया, तो उसमें जो आपको इनकम हुआ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। समझ में आ रहा है?
या फिर मान लो कुछ ऐसे हो सकता है आपने कुछ शर्त जीत गया। मान लो अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, आपने दो दोस्तों में बैटिंग की। बैटिंग मतलब ये वाली बैटिंग नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, गैम्बलिंग टाइप। वो आपने कुछ लगा कि कौन जीतेगा, सट्टा टाइप। ठीक है, तो किसी ने कहा इंडिया जीतेगा, किसी ने कहा पाकिस्तान जीतेगा, और जो उनमें से कोई एक जीता तो हारने वाले उसको कंपनसेट करेगा जीतने की शर्त लगी थी। तो वो जो पैसा आपको आया, ये भी आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। समझ में आया आपको? एक छोटा मोटा आइडिया हो गया होगा कि भैया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या क्या आ सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और कुछ कुछ फिर इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इनकम फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इसकी कहानी शुरू होती है सेक्शन 56 से लेकर सेक्शन 59 तक। हाउ टू कंप्यूट इनकम फ्रॉम other sources. How to compute income from other sources. तो लिखिए आप लोग, particulars, amount in rupees। क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस अंडर सेक्शन 56। जो भी आपकी इनकम आएगी एज पर सेक्शन 56 वो आप लिखोगे, उससे लेस करना है आपको अलाउएबल एक्सपेंसेस। allowable expenses under section 57। जो भी होगा आप उसको माइनस कर दोगे, आपको एक वैल्यू मिल जाएगी। अब इस वैल्यू में आप क्या करोगे, जो खर्चे अलाउड नहीं थे लेकिन आपने उसको अलाउ कर दिया था, तो उसको दोबारा से आपको ऐड बैक करना पड़ेगा। ऐड करेंगे inadmissible expenses under section 58, वो ऐड कर देंगे। एंड साथ ही साथ उसमें ऐड करेंगे आपका डीम्ड इनकम। ऐड करेंगे हम डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 59।
तो इसके बाद जो हमको मिलेगा ये हमारा हो जाएगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। लिख लीजिए इस चीज को, टैक्सेबल इनकम अदर सोर्सेस। ठीक है, यहां तक लिखे? यस सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर हमको क्या पढ़ना है पता चल गया। हमको सेक्शन 56 भी पढ़ना है, 57 भी पढ़ना है, 58 भी पढ़ना है और 59 भी पढ़ना है। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 56। तो चलिए उसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले सेक्शन 56, that is basis of charge। सेक्शन 56 बेसिस ऑफ चार्ज। लिखिए इसके अंदर इनकम ऑफ एवरी काइंड, इनकम ऑफ every kind which is not to be excluded, which is not to be excluded from the total income, from the total income under this act, under this act, and not chargeable to, and not chargeable to income tax, and not chargeable to income tax under any of the first, any of the first four heads of income, of income shall be chargeable, shall be chargeable to income tax, shall be chargeable to income tax under the head income from other sources, income from other sources। ठीक है, फिर types of income covered under this head।
covered under this head. दो टाइप की इनकम होगी, पहला आपका जनरल इनकम, दूसरी आपकी स्पेसिफाइड इनकम। जनरल इनकम एंड दूसरा स्पेसिफाइड इनकम, जहां इसको डील करेगा सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 एंड इसको डील करेगा सेक्शन 56 सबसेक्शन 2। ठीक है, इसके अंदर लिखिए दिस सेक्शन ऑपरेट्स ओनली व्हेन this section operates only when a particular income when a particular income cannot be included in any other head, in any other head, any other head of income, and also which is not exempt, and also which is not exempt. ठीक है, इसमें लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं फिर एक एक करके इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, लिखिए इसमें नंबर 1 डिविडेंड्स, dividends except dividends accepts dividend under section 1150। अब ये 1150 क्या है यहाँ पर लिख देता हूं मैं ताकि आपको सुविधा हो जाएगा। दैट इज dividends subject to dividend distribution tax in hands of company। in hands of company। दूसरा लिखिए, दूसरा लिखिए कैजुअल इनकम।
casual income such as winning from lotteries, crossword puzzles, races including horse races including horse races, card games, gambling or betting, etc. etc. अब आपका ये जो है ना 56(2) का स्पेसिफाइड इनकम, इसमें एक लंबी सी लिस्ट है, तो क्यों ना मैं नंबर 3 को ऐसे करके लिख दूं। नंबर 3 को मैं इसको एक कम करते, इसको यहाँ पर खत्म कर देते हैं, इस वाले पार्ट को यहाँ पर खत्म कर देते हैं, एंड देन नंबर 3 यहाँ से लिखना शुरू करता हूं मैं। लिखिए इसमें इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन, and enhance compensation नंबर 4 लिखिए इनकम फ्रॉम subletting of house property। नेक्स्ट लिखिए रेंट फ्रॉम अ वैकेंट प्लॉट। एक खाली प्लॉट पड़ा था, आपने उसको भाड़े पे लगा दिया, तो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो जाएगा। लेकिन अगर वही अगर आपका कोई घर होता, उसको भाड़े पे लगाते तो क्या हो जाता आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देन हाउस प्रॉपर्टी से एक और चीज हमने पढ़ा था कॉम्पोजिट रेंट नॉन सेपरेबल। याद है आपको, जहां पर आप घर भी भाड़े में देते हो, उसके साथ साथ फर्नीचर भी भाड़े में देते हो और अदर सर्विसेज भी भाड़े में देते हो, तो वहां पर अगर आप अलग अलग पैसा बाइफरकेट नहीं कर सकते कि घर का कितना, फर्नीचर का कितना, अदर सर्विसेज का कितना, तो उस केस में सारा का सारा इनकम आपका टैक्सेबल हो जाएगा अंडर अदर सोर्सेस। उसके बाद लिखिए एडवांस मनी फोरफिटेड। आपने किसी से एडवांस पैसा लिया था और बाद में किसी कारण से वो फोरफिट कर दिया आपने, तो वो जो पैसा आपका इनकम रह गया वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। लिखिए पहले लिख लेते हैं, फिर एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट 8 नंबर पॉइंट लिखिए डायरेक्टर सिटिंग फीस। फिर 9 नंबर लिखिए एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम फॉरेन
एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम फॉरेन। देन नेक्स्ट गिफ्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गिफ्ट, क्योंकि एग्जाम में इसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपका पूछे जाते हैं, बाकी के ऊपर इतना नहीं पूछता बट इसके ऊपर ज्यादा पूछता है, तो गिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद 11 नंबर पॉइंट लिखिए, सम रिसीव्ड अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। याद है आपको जब हम सेक्शन 224 पढ़ रहे थे इनकम के बारे में, तो वहां पर हम पढ़े थे कि अगर कोई की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मिलता है तो वो भी उसके लिए इनकम माना जाएगा। वहां पर हमने पढ़ा था इनकम माना जाएगा, और आज पढ़ रहे हैं कि वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स माना जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन ये क्या होता है? जैसे मान लो जो एम्प्लॉय को मिलना चाहिए था पेंशन, वो एम्प्लॉय मर गया है, तो बदले में उसके फैमिली वाले को पेंशन अगर मिले तो वो फैमिली पेंशन कहलाती है। 13 नंबर, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड सिक्योरिटी। इंटरेस्ट ऑन लोन एंड सिक्योरिटीज, आपने किसी को लोन दिया हुआ है, उस लोन के ऊपर आपको ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो इंटरेस्ट इनकम का आपका क्या हो जाएगा? अदर इनकम हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली मान लीजिए आपने बैंक में आपका पैसा रखा हुआ है और उस पैसे के ऊपर बैंक आपको इंटरेस्ट देती है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो जाएगा। आपने एक फिक्स डिपॉजिट रखी हुई है बैंक में, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद इनकम ऑफ एमपी एमएलए। इनकम ऑफ member of parliament MP and MLA, member of legislative assembly. Next, interest on income tax refund. Interest on income tax refund. Income tax refund क्या होता है? कभी कभी अगर आपने ज्यादा टैक्स पेमेंट कर दिया गवर्नमेंट को, तो आप उसका रिफंड मांगते हो, तो गवर्नमेंट इमीडिएटली रिफंड नहीं देती, गवर्नमेंट कुछ समय बाद देती है। तो गवर्नमेंट जितना डिले करती है ना, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी देती है। तो जो इंटरेस्ट का पैसा आपको मिलता है ना गवर्नमेंट की तरफ से, वो आपका अदर सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है। नेक्स्ट लिखिए, रॉयल्टी इनकम। नेक्स्ट आपका लिखिए, रॉयल्टी इनकम। उसके बाद लिखिए, एनी कंपनसेशन, एनी कंपनसेशन और अदर पेमेंट रिसिप्ट, और other payment received by any person, by any person in connection with, in connection with the termination, with the termination of his employment, of his employment, or the modification of the terms, or
the modification of the terms and conditions relating thereto. नेक्स्ट लिखिए, इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेस, इनकम फ्रॉम undisclosed sources. नेक्स्ट लिखिए, इनकम फ्रॉम letting of plant and machinery and furnitures. And next लिखिए, issue of shares at premium. नेक्स्ट लिखिए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ब्रैकेट में लिख दीजिए, इफ नॉट टैक्सेबल अंडर PGBP. PGBP मतलब प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. ठीक है, लिख ले क्या आप लोग इसको? Yes, sir. Yes, Okay. sir. तो चलिए फिर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं दोबारा और इसको डिस्कस करते हैं.